हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। और अभी हमारी जो तैयारी स्टार्ट है वो यूजीसी नेट री एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आपकी ये री एग्जाम का पेपर आपका होना है। डेट आपकी आ चुकी है, अगस्त लास्ट में है। ठीक है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। तो अब आपको जो सीबीटी मोड वाले जो पीवाईक्यूज थे उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो तैयारी है वो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए है और आप सभी की तैयारी यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है। अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने हैं, जैसे कि आपकी पीजीटी की परीक्षा है या असिस्टेंट प्रोफेसर की या आपकी यूजीसी नेट के। तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे जिनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर इसी को फोकस में रख के तैयारी करेंगे और इसी तैयारी से आपकी दिसंबर 2024 वाले जो परीक्षा की तैयारी है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सारी यूनिट्स को कवर करते हुए लेटेस्ट पैटर्न को जानेंगे। पहले तो आप सभी का चैनल पर स्वागत है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑन द स्क्रीन आपको पढ़ना है ना। तो ये थोड़ी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। शिक्षण के उद्देश्य की बात हो रही है। अब इसमें आपको पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण का उद्देश्य, देखिए शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान देता है और दूसरा क्या है, लेता है। तो इसमें ज्ञान की बात आती है, कौशल या अभिरुचियों के सीखने या प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो शिक्षण हमारी ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया की ये परिभाषा के अनुसार। अब इसमें उद्देश्यों की बात करें तो देखिए ब्लूम, ये आपको पढ़ना है, मतलब ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य आपको पढ़ने हैं। तो ब्लूम और उसके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्य इनकी 3 कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें आपके कॉग्निटिव, ठीक है, आपके ज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात होती है और आपके जो है अफेक्टिव है ना, भावात्मक, और इस तरह से आपकी आती है साइकोमोटर। ठीक है, तो ये आपके साइकोमोटर मतलब जो आपके क्रियात्मक, जिसको कॉग्निटिव भी कहते हैं। तो इस तरह से इन सभी के बारे में बताया था शिक्षण का उद्देश्य। अब इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपको पूछ रहा है, नहीं है। बेहतर व्यक्तित्व, अब देखिए ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, है ना, इनको बताने का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव क्या है, अफेक्टिव क्या है ना, साइकोमोटर डोमेन क्या है। तो इसका बताने का मतलब यही है कि शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि इन सारी क्रियाओं में आपके परिवर्तन आए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो बेहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो होगा, है ना। समस्या समाधान अभिवृत्तियों के विकास को सफल, मतलब है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को यहाँ पर सफल बनाना। और फिर देखिए सरल शिक्षण योजना का अनुपालन करना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सरल शिक्षण योजना से बात करोगे तो क्या होगा कि एक लेसन प्लान लिया और आगे पढ़ा लिया, उसमें ना तो बच्चों का मूल्यांकन होगा और ना ही कोई उनकी जो है एक्टिविटी से मतलब होगा कि उनके किसी डोमेन में परिवर्तन आया या नहीं। ये सारे आपके डोमेन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके ये तीनों डोमेन होते हैं कि संज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है और क्रियात्मक, ये सारे अधिगम के डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन आना बिल्कुल स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य यही है। सरल शिक्षण योजना आप बना लो और आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग आके पढ़ा के चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और देखिए अनुभव अवलोकन के यथार्थ से समायोजन करना, टू रियलाइज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंशियल ऑब्जर्वेशन, एस्टैब्लिश एटीट्यूड्स फॉर रिकाउंसिलिंग, है ना। तो आत्मक्रिया और बाह्य अनुभव के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अभिवृत्तियों की स्थापना करना, ये भी ऑप्शन आपका होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें कह रहा है, आत्मक्रियाओं और बाह्य अनुभव के मध्य सामंजस्य बनाना। जो टीचर की एक्टिविटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि लर्नर वास्तव में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। बस सरल शिक्षण योजना का इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। इसमें है किशोर अभिवृत्तियों के अधिग्रहण में कौन सा सही कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी है कि यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें तो मैं आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये पैटर्न आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है।
मैं बाकी सारी चीजें आपकी यूनिट वाइज सब चीज कवर कराऊंगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर सारे लोग जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी हो सके। अभी भी आपके पास 50 डेज का समय है, तो आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे री एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिससे कि आपको जो टाइम मिल गया है इसका यूटिलाइज हो जाए। किशोर जो एडोलेसेंस की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द एक्विजिशन ऑफ एडोलेसेंट एटीट्यूड, है ना। तो आप यहाँ पर इंग्लिश वाले लोग भी देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, उनके शारीरिक विकास में एकरूपता पाई जाती है, कौन सा नहीं है ना। उन्हें स्थिर आत्मसंकल्पना होती है, वे भयमुक्त स्थिति में तटस्थ और मानवतावादी विषयों का अनुपालन करते हैं, उन्हें अपने भविष्य के प्रति उच्च प्रयास एवं अभिलाषा होती है, उन्हें बड़ा हुआ समकक्ष समूह दबाव होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है। तो एडोलेसेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसमें क्या चीजें होती हैं। एडोलेसेंट एज क्या होती है, 11 से 18, है ना। और मतलब जो 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है वो हम किशोर अवस्था के रूप में लेते हैं। अब इनके शारीरिक विकास में एकरूपता तो नहीं पाई जा सकती है ना, सबका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, है ना। आप यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपको पहले तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किशोर अभिवृत्तियों के अधिग्रहण में कौन सा नहीं है। तो शारीरिक विकास में एकरूपता, ये क्योंकि वैरी करता है, ये वाला नहीं होगा। और उन्हें स्थिर आत्मसंकल्पना होती है, ये नहीं होता है। इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके इसमें नहीं होते हैं, है ना। भविष्य के प्रति उच्च प्रयास और अभिलाषा, बिल्कुल वो कल्पनावादी दुनिया में रहते हैं, ये चीज होती है आपकी। बढ़ा हुआ समकक्ष, एक क्या होता है, पीयर का जो पीयर ग्रुप होता है उसका एक दबाव भी होता है ना। तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए भय मुक्त स्थिति में तटस्थ और मानवतावादी विषयों का अनुपालन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, नहीं होती हैं तो क्या है, किसी का भी फिजिकल जो है नहीं एक समान होगा और स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये हो गए। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ आप देख लेते हो कि इसमें ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कह रहा है स्वयं, है ना। स्वयं जो है, स्वयं के बारे में बात हो रही है कि स्वयं से पूछ रहा है हेतु सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापरक विषय वस्तु के निर्माण के लिए। अब देखिए इसमें कह रहा है गुणवत्ता परक विषय वस्तु, मतलब क्रिएटिंग द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर स्वयं। तो स्वयं इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देख लीजिए उन वीडियोस को, और क्योंकि मैं यहाँ पर डे बाय डे सब चीजें आपको करवाऊंगी। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय संयोजन समिति में से कौन से हैं। तो स्वयं आपको पता है कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर ये सारी चीजें वैसे आपने पढ़ रखी हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए AICTE है और आपका IGNOU भी होता है, ठीक, UGC भी है और CEC है ना। ये 4 आपको यहाँ से मिल गए। ये MSD यहाँ पर नहीं होता है। अब इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स अभी आप देख लो, जिससे कि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, एक ये हो गया। NPTEL, इनके फुल फॉर्म भी कई बार पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हो या सेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग के लिए है। UGC सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल, अब की बार पूछा भी गया था, नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से नॉन टेक्निकल, और ऐसे ही पूछा गया था। CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट UGC प्रोग्राम के लिए, ठीक है। NCERT सभी को पता है, स्कूल एजुकेशन के लिए होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NIOS ओपन स्कूल के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक। IGNOU पता ही है, 1985 में बना था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है फॉर आउट ऑफ स्कूल, मतलब डिस्टेंस लर्निंग मोड से जो भी लोग यहाँ पर करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, ठीक है, फॉर मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए। NITTR इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च।
ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ऐसी ही तैयारी यहाँ पर करनी है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अभिमुखता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षण की शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक प्रभावित होती है। तो इसमें बात क्या कह रहा है कि जो टीचर सेंटर्ड है ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी, है। तो ये तो गलत है ना, ये तो बात सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। जितनी भी लर्नर सेंटर्ड होती है वो ज्यादा अच्छी होती है ना, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगम प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है। इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो तो चीजें समझ में आए। थोड़े से क्वेश्चन इस तरह के बड़े होते हैं, है ना। तो टीचर सेंटर मेथड्स आर मोर इफेक्टिव देन ओरिएंटेशन फोकस मेथड फॉर इनकरेजिंग डीप स्टडी। ये वाला तो आपका गलत हो गया, है ना। और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कह रहा है लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि इज डिटरमिन्ड टू यूज एक्विजिशन एंट्री प्रॉब्लम्स टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो लेक्चर मेथड होता है इसमें हम कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या हुआ लेक्चर मेथड में, क्या हुआ टीचर आता है पढ़ा के चला जाता है, ना तो वो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना ही जो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस किया जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ दोनों ही क्या है आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर कर दें। ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर वाले क्वेश्चन पैटर्न पे हैं, दिसंबर 2023 के, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लाइव जुड़ के और सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूंगी कब से होंगी आपकी क्लासेस। और अभी क्योंकि थ्योरी का जो जितना भी पोर्शन है ऑफलाइन वाला एग्जाम आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कितनी तैयारी आपकी हुई थी और क्या नहीं। वैसे तो अब उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके अलग अलग पैटर्न बनेंगे क्योंकि कई दिन आपकी परीक्षा चलेगी, है ना। अब देखिए जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये किस तरह से होते हैं, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ दे रखा है शिक्षा उत्तरदायित्व के विषय क्षेत्र, है ना। यहाँ पर विषय क्षेत्र दे रखा है और विषय क्षेत्र के तत्व दे रखा है। तो ये वाली जो है ना ये यहाँ पर आनी चाहिए थी इस तरह से, ऐसे लिस्ट 1 और आपका ये लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पर ये लिस्ट 2 हो जाती है। तो अब इसमें देखिए हम यहाँ पे ऐसे मैच कर लेते हैं। आयोजन एवं तैयारी, आयोजन और तैयारी से मतलब होता है कि यहाँ पर इसमें देखिए विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना, अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना, शिक्षण पर चिंतन, शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारित, ये अनुदेशात्मक होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए ये जो है ना शिक्षा आयोजन और तैयारी है, ये है शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारित करना, ठीक है। तो ये आपका आयोजन और तैयारी में हो जाता है, मतलब ये ए से रिलेट करेगा। और उसके बाद देखिए अनुदेश, इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये जो आपका अनुदेश है ये क्या चीज है, अनुदेशन से मतलब होता है निर्देश देना या सूचना प्रदान करना। कक्षा शिक्षण के मध्य शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देकर एक क्या है ज्ञानात्मक सूचना प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन क्लास में दिए जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ ये विद्यार्थी के साथ संवाद, है ना। ये तो ये हो जाएगा आपका बी से संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, है ना, ये सूची आपकी, इससे हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कक्षा कक्ष परिवेश मतलब जो वातावरण है वो किस तरह से है, वातावरण से मतलब होता है अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना, ठीक। ये हो जाता है आपका यहाँ पर, ये हम सी लिख देंगे। और उसके बाद एक ही बचता है व्यावसायिक उत्तरदायित्व मतलब शिक्षण पर चिंतन करना, मतलब व्यावसायिक उत्तरदायित्व से मतलब है प्रोफेशनल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि आपने जो उद्देश्यों का निर्धारण किया था वो कितना सही है ना। तो यहाँ पर देख लें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन और यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, और वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे ना तभी मुझे पता लगेगा कि कितनी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इफेक्टिव है नहीं है, है ना। अब ये भी देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले सवाल को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैचिंग वाले भी हो जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो जरूर हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो है ना इसमें स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसमें कह रहा है अधिगम को सामाजिक निर्मिति के रूप में भी माना जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सामाजिक निर्मिति के रूप में अधिगम व्यवहार के विकास द्वारा विलक्षित होती है। अब इसमें थोड़े से आपको टेक्निकल टर्म्स मिलते हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज
सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोशल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो बनाने से मतलब होता है कि किसी चीज को बनाना। जैसे कि अब लर्निंग है तो सीखना है, सीखने को अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में स्थायी परिवर्तन के रूप में मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सीखना क्या है, आप सीख के जो भी व्यवहार का प्रदर्शन करते हो कहाँ करते हो, जहाँ समाज में रह रहे हो, है ना, तो वहीं पर तो ये क्या है, लर्निंग आपकी क्या है, एक सामाजिक जो है गतिविधि है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है लर्निंग एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे हैं ये है आपका व्यवहार में जो है परिवर्तन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यहाँ पर आप ये दोनों स्टेटमेंट इनको हम राइट मानते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें मैं आपको पैटर्न के लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे, क्योंकि लेटेस्ट अभी जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आपको जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और सब चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी स्टेटमेंट का ही सवाल है। स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्वयं प्रभा है क्या, स्वयं प्रभा DTH चैनल का समूह है ना। तो यहाँ पर 24/7 इस मतलब हमेशा सातों दिन 24 आवर्स इसके शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। सैटेलाइट कौन सी थी है, तो GSAT, यहाँ पर GSAT और आपका 15, ठीक है, ये सैटेलाइट का नाम है। और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा। स्वयं प्रभा से अब की बार भी क्वेश्चन आया था जो ऑफलाइन वाला था, ठीक है। अब इसमें कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, मूक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो नहीं, ये वाला गलत है। मूक्स क्या है आपका अंग्रेजी के साथ साथ जो अलग लैंग्वेज है उसमें भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये अदर लैंग्वेज में भी मूक्स के प्रोग्राम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके, मतलब पहला तो स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा क्या है, असत्य है, ठीक है। इंग्लिश में चाहें तो आप देख सकते हैं, स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, बिल्कुल सही बात है। मूक्स का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, और अपने आप अपना बताइए कि यहाँ पर आपको फॉन्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उधर की वीडियो में थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, लेकिन आप लोग प्लीज बता दिया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर अपने यहाँ चेक करती हूँ तो मुझे तो ठीक लगता है, लेकिन हो सकता है कि अपलोड होने के बाद कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे मतलब वो करके ना मुझे बता दिया करिए जो भी प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NEP 2020 जरूर से पढ़ना है, इसलिए क्योंकि जब बनी थी 2020 में और अब तक 2024 बहुत सारे चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी करंट अफेयर के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें कह रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट वाला सवाल। अब देखिए किस तरह के स्टेटमेंट के सवाल आपसे बने हैं ना। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत NAC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, है ना, ये संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगी, ना कि सामान्य शिक्षा परिषद। जनरल एजुकेशन काउंसिल की बात नहीं होगी, यहाँ पर NAC की बात होगी, है ना, संस्थानों के एक्रेडिटेशन के लिए। एक्रेडिटेशन से मतलब होता है कि जो भी उसको जो रैंक दी जाती है, मतलब जो ग्रेडिंग प्रदान की जाती है ना, जैसे कि सबको A+, है ना, ऐसे NAC के द्वारा ग्रेडिंग दी जाती है, जो हायर इंस्टीट्यूट होते हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए ये क्या होगा कि जो पहला वाला है NAC, है ना, संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होंगे, है ना। तो NEP के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत NAC संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगी, ना कि सामान्य शिक्षा परिषद, है ना। तो इसमें देखिए ये वाला आपका, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत NAC, है ना, संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगी, ना कि सामान्य शिक्षा परिषद। तो ये जो है NAC ही उत्तरदायी होगा। और दूसरा कह रहा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार महाविद्यालय में 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी, तो ये वाला सही है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा आप डिटेल भी देख लो, है ना। ये देखिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत नैक संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगी, ना कि सामान्य शिक्षा परिषद। असत्य दे रखा है जबकि सही होना चाहिए, है ना, तो ये वाला थोड़ा सा मुझे ये डाउट लग रहा है। शिक्षा नीति के अंतर्गत मतलब नैक ही प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगी, है ना, जबकि शिक्षा नीति के अनुसार महाविद्यालयों में 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी, ये सत्य है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये सत्य होना चाहिए, है ना, लेकिन जो भी आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है, तो इसमें देख लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, वैसे जब हम थ्योरी क्लास करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, है ना। नेक्स्ट आप देखो, अभी खाली मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ कि इसी तरह के पैटर्न से आपको तैयारी करनी है। स्वयं प्रभा चैनल्स के नेम जरूर याद होने चाहिए। जो है 1 से 10 तक चैनल के नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, स्वयं प्रभा, है ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसके जो नाम हैं वो जरूर से, तो इसके बारे में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, है ना। तो 1 से 10 तक चैनल्स के नाम जितने हैं, तो इसमें पूछ रहा है चैनल 7 का नाम है कौटिल्य, किन विषयों से संबंधित है। तो ये जो है, ये इसके जो सब्जेक्ट हैं वो है आपके अर्थशास्त्र, जैसा कि कौटिल्य नाम ही है ना इसका, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। तो इसमें आपका अर्थशास्त्र आता है, वाणिज्य आता है और वित्त आता है। ठीक है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और आपका जो है ये कॉमर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ क्वेश्चन। स्वयं प्रभा के बारे में पता ही है ना, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड जो है फाइनेंस। तो इस तरह से हर एक चैनल का नाम, चैनल के नेम और आपको उससे संबंधित विषय ये जरूर याद होने चाहिए। और अब अच्छा खासा टाइम मिल गया है तो आप इस तैयारी को जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। अभी तक हम लोग ऑफलाइन मोड को समझ के पढ़ रहे थे कि ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसी तैयारी होगी और ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न आएगा, लेकिन अब क्या है, 15 दिन क्वेश्चन बनाने हैं उनको, है ना, क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे, तो वो क्या है कि वो बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि कहाँ से इतने नए नए क्वेश्चन लाएंगे। हर बार एनटीए के द्वारा कुछ नए टॉपिक्स लाए जाते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। तो तैयारी को जो है आप अपना इसी तरह से करिए, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना। 2021, 22, 23 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। वैसे तो हम लोग लास्ट 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पेपर करेंगे, लेकिन इनको मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे अभी दिसंबर 2023 के, ऐसे ही करके हम लोग पूरा 2018 तक सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, पेपर 2 एजुकेशन और पेपर 1। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।